नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज पॉलिटी का तीसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। जो आप सिविल सर्विस से संबंधित किसी भी स्टेट के दे रहे हो तो आपको हर स्टेट में इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके सवालों को बनाया गया है। चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, व्हाटएवर जो भी आप करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम जल्दी से शुरू करेंगे। आज पॉलिटी का भाग 3 होगा। 2 भाग पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, और हाँ, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए जारी की जाने वाले रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तीसरा है, परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारों एवं निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है। चौथा है, उत्प्रेषण रिट विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कोई भी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। दूसरा है, परमादेश प्रलेख निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है? ठीक है, किसी के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है, न राष्ट्रपति के विरुद्ध, न राज्यपाल के विरुद्ध, और न ही मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक क्षमता के विरुद्ध। परमादेश विरुद्ध केवल सार्वजनिक अधिकारियों के लिए ही जारी की जाती है। अगला है प्रश्न, भारत के संविधान अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के निषेध का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 23 से संबंध नहीं रखता है? कौन सा अनुच्छेद 23 से संबंध नहीं रखता है? यानी कि इतने सारे जो कानून बनाए गए हैं, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ, जो आर्टिकल 23 से रिलेटेड नहीं है, जैसे मिनर्वा मिल्स हो गया, गोरखनाथ हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीका से आर्टिकल 23 के बारे में है ये। अनैतिक व्यापार निवारण नियम, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। तो आर्टिकल 23 से जो रिलेटेड नहीं है वो है सी, क्योंकि बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम आर्टिकल 24 से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो पहला ऑप्शन है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982, इसे ही एशियाई खेल मामले के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट बल यानी जो हमारा ताकत है, जो हम कार्यबल है, उसको शारीरिक बल और विधिक बल के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों के साथ जो उत्पन्न बल है उसके भी परिभाषा तय की थी। अगला प्रश्न है, भारत में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन पर रोक लगाई गई है, संविधान के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा? ठीक है, तो केवल एक सही है, 2 सही है, यानी कि यहाँ दोनों सही है, दोनों के लिए रोक लगाया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको बता दें, क्योंकि आर्टिकल 24 संविधान जानते हैं, और उच्चतम न्यायालय 1996 में एस.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में निर्णय दिया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी जोखिम भरे उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर अपना चार्टर में निषेध करता है। और आर्टिकल 35 जब आप जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो किन किन अधिनियमों के बारे में चर्चा है वो आपको बताएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? पहला है विधि के समक्ष समानता, दूसरा विभेद के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अस्पृश्यता का अंत, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताना है कि कौन सा सही है, और सही में बात करें तो केवल 1, 2 और 3 सही है। चौथा अनुसूचित जनजाति धर्म के संबंध में कोई बात ही नहीं करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के किसी भाग में निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता? आपको ऑप्शंस में से बताना है, इसमें से 3 और 5 नहीं किया जा सकता है, तो सी सही आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, चौथा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें से कोई भी अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह धर्म एवं पूर्त यानी कि चैरिटेबल, जो आप जानते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में आप जिसे जानते हैं, तो यह धर्म एवं पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निवारण कर सके। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 25(2) इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य चाहे तो कानून बना सकता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, दूसरा राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, तीसरा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। इसमें से कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो राजनीतिक प्रजातंत्र का स्थापना तो शामिल नहीं है, तो पहला और तीसरा सही आंसर यानी कि सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और 4, सभी कर्मकारों के लिए अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इसमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राजनीतिक निर्देशों के लिए संगठित करता है या सुशोभित करता है? तो केवल 2 और 3 ऐसा है जो गांधीवादी विचार के लिए काम करता है, यानी कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से है, और कुटीर क्षेत्र का गठन आप संभवतः आर्टिकल 43 में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में काम पाने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 46 में की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसी के अंतर्गत आती है। चौथा, यह एक गांधीवादी सिद्धांत है जो संविधान के भाग 4 में प्रतिबंधित होता है। ये कौन सा कथन इसका सही है? सही में मनरेगा ही है, बाद बाकी कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? आप इसे चाहे तो आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पूरा बोल के यदि मैं बताऊं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं केवल इसका आंसर बता दे रहा हूं। केवल 3, आप इसे आराम से देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। बी, मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। डी, कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसके लिए आप आर्टिकल 31, 39 इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और मिनर्वा व्हील्स बनाम भारत संघ जो 1980 का मामला था, तो आप समझ पाएंगे कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उपयुक्त में से कौन सा उपबंध राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है? आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, जो केवल और केवल तीसरा संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आप इसे मैं फिर वही कहूँगा कि इस तरह के प्रश्न जो ज़्यादा बड़े होते हैं उससे आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल 3 ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। और तीसरा नहीं है, तो इसी में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इस हिसाब से दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल नागरिकों के लिए है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर न्यायोचित है। और तीसरा, इसका उपबंध मूल संविधान में नहीं किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सॉरी, डी यानी कि सब सही है ये। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वर्णन संविधान के कुल 11 अनुच्छेदों में किया गया है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जनता दल की सरकार ने संविधान द्वारा जोड़ा गया है। और तीसरा, इसके क्रियान्वयन के लिए संसद विधि बना सकती है। प्रश्न क्या है अपने से? मूल कर्तव्य के बारे में बताना है। तो केवल और केवल तीसरा सही है कि ये संसद इसके क्रियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, इसलिए कि केवल एक अनुच्छेद में, ये 11 अनुच्छेद में नहीं है, 51A में है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 1976 में, जब आप बोलेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 तो सही है, लेकिन 1976 में जनता दल की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 78-79 जब आप पढ़ेंगे तब आप जनता दल को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य के संदर्भ में। अगला प्रश्न, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी चर्चा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। दूसरा, इसकी चर्चा केवल मूल कर्तव्य के अंतर्गत की गई है। तीसरा, इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में की गई है। चौथा, इसकी चर्चा न तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है, न ही मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। कौन सा कथन सही है? इसका तीसरा कथन यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों व वस्तुओं की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या सुरक्षित रखना। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। चौथा, देश की रक्षा करना। आपको बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। पहला, वो राज्य का काम है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने का प्रावधान अनुच्छेद 51 क में किया गया है, लेकिन देश की रक्षा करने का प्रावधान भी उसी में है, प्राकृतिक संरक्षण भी उसी में है। लेकिन जब राज्य का नीति निर्देशक आर्टिकल 49 आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों वगैरह की रक्षा करना किसका काम है वो आप समझेंगे, आर्टिकल 49। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है?
और इसका सही आंसर मूल कर्तव्य में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? ओके, नाउ अब समझे। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, दूसरा सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, चौथा व्यक्तिगत और सामूहिक क्रिया कार्यकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। आप इसे पॉज करके देखेंगे, 1, 3, 4 सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना, संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। 51 क के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें मूल कर्तव्य हम लोगों का कौन सा है। दो, 3, 5। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के विषय के उपबंध मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि 86th अमेंडमेंट 2002 जिसे आप राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में किया गया है। इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 51 क च में किया गया है। इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ष 2009 में जब ये उपबंध 46वां ये जो कार्यक्रम जब किया गया था तो अनुच्छेद 21 क में इसे डाल दिया गया। ठीक है, 21 क या 21A आप जिसे पढ़ते हैं, और ये अधिनियम बना करके इसे 2 अप्रैल 2010 से इसे प्रभावी किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 51 क अंग भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण का उपबंध करती है। यह उपबंध निम्नलिखित भेदभाव से परे होना चाहिए। तो कौन सा? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से। तो इसमें कौन सा शामिल है? चारों शामिल है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सदैव से संविधान का हिस्सा रहे हैं। दूसरा, संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। तीसरा, ये सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चौथा, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यानी कि 4 नंबर विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। चौथा, पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका कारण है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं रखता है। यानी कि किसी भी रूप में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्मजात नागरिक होना चाहिए। जन्मजात शब्द नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन के लिए आयु
35 वर्ष है, न कि 30 वर्ष, और उसे केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचित होने के लिए उपबंध किया गया है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में से केवल राज्यसभा का मान्य है, लोकसभा का सॉरी। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव के नामांकन के लिए 100 प्रस्तावक और 100 अनुसमर्थक होने चाहिए, पहला गलत। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा और निर्वाचन खुले मतदान द्वारा होगा, तो तीसरा भी गलत है। तो सही क्या होगा? केवल 2। ठीक है, तो प्रस्तावक 50-50 होते हैं और उनका जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति तो होता ही है, लेकिन निर्वाचन गुप्त होता है। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा यदि पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, बी पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पहला है पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, दूसरा है पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, सी है पद ग्रहण करने की तारीख से, डी है पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर। तो 6 नहीं होगा, तुरंत बाद नहीं होगा, पूर्व तो हो नहीं सकता है, यानी कि तारीख से, तो सी सही आंसर है। इसके लिए आप आर्टिकल 59 देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 100। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य राज्य के सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य ऑब्लिक संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो वो पहला गलत है, क्योंकि 100 नहीं, वहाँ पे 1000 होता है। दूसरा सही है, यानी कि बी सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 गुणकों के बराबर होता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त जनसंख्या से तात्पर्य वर्तमान में किस वर्ष की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या से है। इसके आंसर में बता दूं, आंसर तो इसका 1971 होगा। यही नहीं, वर्तमान में देश में जितना भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो 1971 के ही जनसंख्या पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी 84th अमेंडमेंट 2002, 84वां संविधान संशोधन 2002 के लिए इसे बढ़ा के 2026 तक के लिए कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य या नहीं है यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, सी विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य है, या डी विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। इस हिसाब से आर्टिकल 54 पढ़िए, डी इसका सही है। विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है तो नहीं करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अरे ये प्रश्न दोबारा आ गया, यानी डी होगा, सॉरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत के रूप में जमा करनी होती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। बी सही है, यानी कि केवल 2। तो कुल डाले गए मतों का 1/10 नहीं होता है, वो 1/6 होता है। अगर नहीं आया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ लेता है। ये राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। आप अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। आपको बताना है दोनों में से कौन सही है। दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार कीजिए।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से सही कौन सा है? पहला सही है, बाद बाकी दूसरा गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहीं भी चल सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में कभी भी, और अभी तक महाभियोग का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति में महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तीसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं। डी, राष्ट्रपति पर जिस दिन महाभियोग का आरोप लगाया गया है, उस आरोप पर सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस लिखित रूप से देना चाहिए। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो केवल ए ही सही है, बाद बाकी तीनों कथन गलत है। कारण क्यों है? बी से समझिए, बी से शुरू करते हैं। महाभियोग में संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है। सी है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिया या नहीं लिया से मतलब नहीं है। दिल्ली पुदुचेरी के सदस्य विधान, ये सब केवल लोकसभा राज्यसभा के सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे, राज्य की तो बात ही खत्म है। आ जाते हैं अब डी पे। जिस सदन पर महाभियोग चलाया जाएगा उसका 2/3 सदस्य नहीं, 14 दिन का नोटिस तो ठीक है, 2/3 सदस्य नहीं, वो 1/4 सदस्य ही होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर पद से हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 कथन सही है। फिर बात है कि 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पास होने की बात जो है, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है, तब वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। बी, उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। सी, पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए। डी, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो डी कथन सही है। ठीक है, आर्टिकल 56 और 62 को आप इसके संदर्भ में देख सकते हैं, 56 और 62। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसमें आप लोग संकट मोचन की तरफ फंस जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री यानी कि यूनियन टेरिटरीज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, चौथा नीति आयोग के अध्यक्ष। जीवन में जिस किसी से प्यार किए हो उसका कसम है आपको। इसका आंसर पहले मत देखिएगा, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इसका आंसर खोजिए कि क्या होगा। ये ट्विस्टेड है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर सी होगा, इसलिए कि जब आर्टिकल 239 आप पढ़ेंगे, 239 क जो बाद में ऐड किया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। उपयुक्त में से किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? अब आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा समय लेके वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सी होगा, केवल 1, 3, 4, 5, यानी कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति का
चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 हो गया, सीएजी का नियुक्ति आर्टिकल 148 हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 324 है, महान्यायवादी 76 में है, और राज्यपाल होते तो 155 में होते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते तो 316 में होते। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो न्यायालय में जांच वाली बात नहीं है उसके लिए आप आर्टिकल 74 देख लीजिएगा। ठीक है, और 44th अमेंडमेंट जब देखिएगा तो जो राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं और क्या करेंगे उसके संदर्भ में है। खैर, अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात हो रही है, कौन सा नहीं है? बी, संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। सी, किसी विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। और चौथा, किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य नहीं है। ठीक है। डी, किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को प्रस्तुत करना, कि प्रमाण करे राष्ट्र प्रधानमंत्री, प्रमाण नहीं करना है वो कह दिया, मंत्रिपरिषद तो कह दिया। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? विधेयकों को पास करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधायी विशेषाधिकार का संरक्षण, या डी, उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड के अधीन निर्णीत की गई है, मृत्यु दंड की सजा। तो कार्यपालिका का न्यायिक कार्य कौन सा है? यानी कि ये डी है, जो उसे न्यायिक कार्य से जोड़ता है। तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति बताता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार पर विचार कीजिए। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। आपको बताना है कि कौन सा प्राधिकार या किस प्रकार का प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो केवल डी आंसर होगा इसका, यानी कि औपचारिक और विधिक है, संवैधानिक और नाममात्र है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिश प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाएगा। वित्त आयोग, संघ वित्त आयोग उसे कहा गया है, क्योंकि राज्य भी अपना वित्त आयोग बनाता है। जब आप पंचायती राज पढ़ेंगे आर्टिकल 243 तो राज्य वित्त आयोग के बारे में भी समझेंगे। आर्टिकल 280 संघ वित्त आयोग है। दूसरा, लोक लेखा समिति। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चौथा, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। तो इसके किसके प्रतिवेदन या सिफारिश को राष्ट्रपति पटल पर रखवाता है, आपको ये बताना है। तो सीधी सी बात है कि लोक लेखा समिति की सिफारिश संसद की ही सिफारिश है, तो उसे संसद के पटल पे क्यों रखवाया जाएगा? लोक लेखा समिति संसद की ही एक समिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो दोस्तों आज पॉलिटी में इतना ही है। आपको कैसा लगा ये सेशन भाग 3 हमें जरूर बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्त इसके लाभ उठाएं। मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।